हाय, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। भैया होता क्या है मॉर्फोलॉजी? देखिए, पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन करना ही साथियों मॉर्फोलॉजी कहलाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि विज्ञान की वह शाखा है साथियों मॉर्फोलॉजी जिसमें पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, फल, पुष्प। इन सभी के बारे में साथियों अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है, यानी कि पादप आकारिकी कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। अब तक साथियों हमने पुष्प यानी कि भैया फूलों के बारे में पढ़ लिया, फल के बारे में पढ़ लिया, जड़ के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों पत्तियों के बारे में, यानी कि लीफ के बारे में। गाइज, प्लांट मॉर्फोलॉजी की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये चौथी क्लास है और आज आपको हेडिंग क्या लगानी है साथियों? लीफ यानी कि पत्ती। तो हेडिंग लगा लीजिए भैया, लीफ यानी कि पत्तियां। अब गाइज बात यह आती है कि भैया पत्तियों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पत्तियों के कार्य पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है साथियों पत्तियों में, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया भी साथियों पत्तियों में होती है। इसके बाद में साथियों हम पत्तियों की संरचना पढ़ेंगे, यानी पत्तियों के कौन कौन से भाग है उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट एंड फाइनल साथियों हम पढ़ने वाले हैं पत्तियों के प्रकार, यानी कि पत्तियां होती है साथियों वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से उसके प्रकार हैं। तो इन सभी के बारे में साथियों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखना ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बात क्लियर है? देखिए भैया, सबसे पहले पॉइंट आपको लिखना है कि जो पत्तियां होती है इन पत्तियों का रंग हरा होता है। इन पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या आपको पता है साथियों जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो याद रखना साथियों, आपकी एग्जाम में अगर क्लोरोप्लास्ट आए तो भैया सबसे पहले आपको अहमियत देनी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में देनी है, यानी कि आप पहला आंसर करके आओगे क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको साथियों क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में ना पाए साथियों तो फिर आपको आंसर करके आना है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है साथियों और क्लोरोफिल क्या होता है, इनके बारे में साथियों अभी हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा इंतजार करिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। बस अभी तक आपको क्या समझ में आया? मैंने आपसे ये कहा कि साथियों पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा किस वर्णक के कारण होता है या फिर किसके कारण होता है। तो याद रखना भैया, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल दोनों में से आपके ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है। अगर दोनों हो तो क्लोरोप्लास्ट करके आना है, अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो साथियों तो क्लोरोफिल करके आना है। पहली बात क्लियर है। और देखिए दूसरी बात साथियों, आपकी जो पत्तियां होती है इन पत्तियों में 3 प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। अब वो 3 प्रोसेस कौन कौन सी है? देखिए, नंबर 1 पर बात करते हैं भैया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की। और नंबर दूसरी होती है साथियों
पादपों में श्वसन की प्रक्रिया। और नंबर 3 पर बात करूं साथियों में, तो भैया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ये तीनों प्रक्रिया भैया पत्तियों में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो भैया पत्तियों में होती है। अब ये बात अलग है कि पत्तियों के किस भाग में होती है, पत्ती के किस भाग में होती है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। पादपों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है साथियों, वो भी पत्तियों में होती है। और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, ये भी साथियों पत्तियों में होती है। इतनी बात क्लियर है। आइए एक एक भाग के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। जितना मैं बता रहा हूं याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अलग से एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें केवल प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी साथियों मैं आपको जितना बताता हूं उतना आपको याद करना है। देखिए, ये क्या है साथियों, आपकी पत्तियां हैं, आपकी पत्ती है। साथियों पत्ती में हरे रंग का एक धब्बा सा होता है, छोटे छोटे से बहुत सारे धब्बे होते हैं हरे रंग के। आपकी पत्ती में हरे रंग के साथियों छोटे छोटे से धब्बे होते हैं। और ये जो हरे रंग का धब्बा है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या कहा जाता है साथियों, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब भैया ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो भैया कोशिका का एक अंग है, या मैं कह सकता हूं कि पादप कोशिका का एक अंग है, या फिर मैं कह सकता हूं कि पादप कोशिका का कोशिकांग है। और साथियों इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है भैया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है, पत्तियों में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया पत्तियों में कहां होती है, तो भैया हरे रंग के छोटे छोटे से बहुत सारे धब्बे होते हैं पत्तियों में, उन्हें नाम दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये कोशिका का एक अंग है साथियों, और इसी में ही भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसी ही क्लोरोप्लास्ट में भैया क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल साथियों इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी या धीमा करवाने का कार्य करता है साथियों। कौन, उत्प्रेरक। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है साथियों, इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो भैया क्लोरोफिल करता है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है, तो भैया क्लोरोप्लास्ट में होती है। बात क्लियर है। आप सभी को पता होगा साथियों कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है साथियों, भोजन बनता है। और भैया पादपों का जो भोजन है साथियों वो क्या है, वो भैया ग्लूकोज। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पादप साथियों स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि साथियों हम जो भोजन है वो आपको पता है किचन में जाके बनाते हैं। भाई हमारा जो भोजन है साथियों वो किचन में बनता है, यानी कि रसोई घर में बनता है। और अगर मैं बात करूं साथियों पादपों के भोजन की, तो भैया पादपों का भोजन कहां बनता है, तो भैया पत्तियों में बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि पादपों का जो रसोई घर है साथियों वो पत्तियां है। जी बिल्कुल कह सकता हूं। यहां लिख लीजिए कि भैया पादपों का रसोई घर क्या है, पत्तियां। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों का रसोई घर है, तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए पत्तियां। बात क्लियर है। साथियों पादपों में जो भोजन है वो स्वयं बनता है, यानी देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पादपों में साथियों स्वयं भोजन बन रहा है। तो स्वयं भोजन बनता है साथियों, तो वो होता है स्वपोषी, यानी कि पादप होते हैं साथियों वो स्वपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो होते हैं साथियों स्वपोषी। और एक होता है परपोषी, जो साथियों स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता, दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे कि मैं अपने शरीर में भोजन थोड़ी ना बनता है, खाते हैं तभी तो, वो वाली बात है। तो याद रखना पादप जो होते हैं साथियों स्वपोषी होते हैं, और हम जो है साथियों हम परपोषी है। बात क्लियर है।
तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा कि आपकी जो पत्तियां है साथियों, हरे रंग के छोटे छोटे से धब्बे होते हैं और इन धब्बों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। आपकी कोशिका का कोशिकांग है, आपकी नहीं, पादपों की कोशिका का ये कोशिकांग है। और साथियों, इसी ही क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी होता है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक होता है साथियों, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी या धीमा करवाने का कार्य कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के थ्रू साथियों पादपों में भोजन बनता है, और पादपों का जो भोजन है साथियों ये ग्लूकोज होता है। जिस तरीके से साथियों हमारा भोजन रसोई घर में बनता है, ठीक उसी प्रकार साथियों पादपों का जो भोजन है भैया वो पत्तियों में बनता है। इसलिए साथियों पादपों का जो रसोई घर है भैया वो पत्तियों को कहा गया है। जो पादप होते हैं साथियों स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए भैया इन्हें बहुपोषी कहा जाता है। पहली प्रोसेस आपको समझ में आ गई प्रकाश संश्लेषण की। अब ये अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है साथियों, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया प्रकाश संश्लेषण के बारे में अलग से हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली बात क्लियर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ओके, दूसरे बारे में बात करते हैं, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए वही, ये क्या है आपके साथियों, यह है भैया आपकी पत्ती, ये सिराए हैं, वेन्स। अब होता क्या है साथियों, आपने देखा होगा कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपकी जो पत्तियां होती है साथियों, इन पत्तियों में छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है रंध्र। ये रंध्र क्या करते हैं साथियों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये लेते हैं, और भैया ऑक्सीजन का ये त्याग करते हैं। यानी कि साथियों गैसों का आदान प्रदान हो रहा है इस रंध्र में, आपकी पत्तियों में। जिस तरीके से साथियों हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक उसी तरह साथियों आपकी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आप स्टोमेटा या रंध्र कहते हो, इन रंध्रों में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले रहे हैं ये रंध्र, और भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान और ऑक्सीजन का त्याग कर रहे हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि पादपों के जो फेफड़ा है भैया, पादपों का जो फेफड़ा है, पादपों का जो फेफड़ा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादपों का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो भैया पादपों का फेफड़ा कहा जाता है साथियों आपकी पत्तियों को। पादपों का फेफड़ा किसे कहा जाता है साथियों? पत्तियों को कहा जाता है। तो पहला कार्य समझ में आया आपको स्टोमेटा का, रंध्र का। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया समझ में आई। यही साथियों पादपों में श्वसन की प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। भाई हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारी विपरीत होते हैं साथियों। पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान साथियों कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। गैसों का आदान प्रदान हो रहा है किसमें? स्टोमेटा में। यही क्या है साथियों? पादपों में श्वसन की प्रक्रिया है। श्वास लेना छोड़ना, इतनी बात क्लियर है। और देखिए दूसरा कार्य है साथियों रंध्र का, वो क्या? पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब मिटा देता हूं। अब देखिए भैया, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया हो गई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई। नंबर 3 पर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की। साथियों ये आपकी पत्ती है, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इनको, और इन छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा या महारंध्र या फिर रंध्र कह सकते हो आप। मैंने आपको जब जड़ पढ़ाई थी साथियों, तो जड़ों में मैंने आपको एक चीज के बारे में बताया था। क्या?
मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये इसकी जड़ है और ये इसका पत्तियों वाला भाग है। तो साथियों ये जो जड़ होती है, ये जड़ क्या करती है भैया, पानी का और जो खनिज लवण है, दिख रहा है नहीं साथियों, जो पानी है और जो खनिज लवण है साथियों, पानी का और खनिज लवणों को साथियों आपकी जड़ है साथियों ये अवशोषण करती है। ये चीज मैंने बताई थी आपको। और देखिए मैंने आपको साथियों वस्कुलर टिश्यू के बारे में भी बताया था। वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनी उत्तक के बारे में भी बताया था। ये साथियों पादपों में परिवहन का कार्य करते हैं। जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं साथियों, संवहनी उत्तक होते हैं, ये पादपों में परिवहन का कार्य करते हैं। किसका परिवहन करते हैं? तो देखिए ये जो वस्कुलर टिश्यू होता है दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। साथियों जाइलम होता है ये भैया जल का, दिख रहा है हाँ, जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है ये भैया, ये पादपों में भोजन का परिवहन करवाता है। तो जल कहाँ है साथियों? जल ये रहा, जड़ों के पास आ गया क्योंकि इसने जमीन में से, इसने मिट्टी में से साथियों जल को और खनिज लवणों को सोच लिया। अब ठीक है, जो जाइलम क्या करता है साथियों, जल का और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम साथियों एक नलीनुमा संरचना होती है जो कि भैया जड़ों से पानी को और खनिज लवणों को साथियों कहाँ लेके जाती है, तने वाले भाग तक और साथियों पत्तियों वाले भाग तक लेकर के जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब यह पत्तियों के पास पानी आ गया जाइलम की सहायता से। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में साथियों जो पानी उपयोग में लिया जाता है साथियों, तो वो तो ले लिया जाता है, और शरीर और पादप को जितने पानी की आवश्यकता होती है साथियों, उस पानी को ले लिया जाता है पादप के द्वारा। लेकिन साथियों जो अधिक मात्रा में जो पानी है साथियों, जो जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया है और पादप के पास है, तो भैया उसको त्याग दिया जाता है, उसको भैया बाहर निकाल दिया जाता है इन छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से। तो मैं कह सकता हूं कि पादप के पास जो अधिक मात्रा में जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है साथियों? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बोलो क्या समझ में नहीं आया आपको? मैंने ये कहा कि आपकी पत्तियों के पास जो अधिक मात्रा में जल है साथियों, उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये सारी प्रक्रिया मैंने क्यों बताई? क्योंकि भैया जड़ है, ये पानी का और खनिज तत्वों का परिवहन करता है, अवशोषण करता है मिट्टी से। जाइलम क्या करता है? जाइलम एक नलीनुमा संरचना होती है साथियों, जो भैया जल और खनिज लवणों का परिवहन करवाती है। यानी कि भैया जड़ों से ये नलीनुमा जो संरचना है जिसे जाइलम कहते हो, ये तना के पास और पत्तियों के पास क्या लेके जाता है साथियों? जल को लेकर के जाता है। फिर ये जल जो भी पादप को यूज लेना है वो ले लेता है। जो अधिक मात्रा में साथियों जो जल बचा है भैया, उसका ये उत्सर्जन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये सारी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। बोलो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पत्तियों में? समझ में आया। दूसरी बात कहाँ होता है? ये समझ में आया। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये समझ में आया। और नंबर 3 पर साथियों बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की। तो आशा करता हूं ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। अब मिटा देता हूं साथियों। और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों? अब हम पढ़ने वाले हैं भैया पत्ती की संरचना के बारे में। अगर भैया आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे पत्तियों की संरचना। तो आप हेडिंग लगा सकते हो पत्तियों की संरचना। पत्तियों के कौन कौन से भाग है साथियों जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
सबसे पहले एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या है साथियों, आपका स्टेम है, यानी कि तना है। इस तना में साथियों छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। इन्हें कहा जाता है भैया नोड। इन्हें क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। और साथियों इन्हीं नोड से भैया एक बड निकलती है, और इस बड का नाम है साथियों एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड। ये जो एक्जिलरी बड होती है साथियों, ये आगे जाके भैया ब्रांच में बटी हुई होती है, यानी कि शाखाओं में बटी हुई होती है। और इन्हीं शाखाओं से साथियों पत्तियों का निर्माण होता है, फल और भैया पुष्प बनते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए ये जो एक्जिलरी बड है साथियों, इससे कुछ इस प्रकार आपकी जो पत्तियां है भैया वो निकलती रहती है। पत्तियों की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अभी बनाऊंगा एक एक पॉइंट आपको समझा के। तो सबसे पहले आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है साथियों कि पादप के किस भाग से, या फिर मैं कह सकता हूं कि तने के किस भाग से पत्तियों का निर्माण होता है, या नहीं, यहां बताता हूं कि तने के किस भाग से पत्तियों का निर्माण होता है। तो भैया ये जो एक्जिलरी बड है साथियों, इस एक्जिलरी बड से ही भैया पत्तियों का निर्माण होता है। एक्जिलरी बड। बात क्लियर है। 2 क्वेश्चन और मैंने करवाए थे साथियों आपको। कब? जब भैया मैंने जड़ पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो एपिकल वाला भाग है साथियों, इस पादप का जो एपिकल वाला भाग है, इस एपिकल वाले भाग से साथियों तने का निर्माण होता है। और भैया रेडिकल वाला भाग है, इस रेडिकल वाले भाग से किसका निर्माण होता है साथियों, जड़ का निर्माण होता है। एपिकल से किसका, तने का होता है साथियों, और भैया रेडिकल से किसका होता है, तो जड़ का होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए भैया और बात करते हैं। ये पत्ती है आपकी साथियों, और भैया इस पत्ती से, ये पत्ती साथियों एक छोटी सी डंडी से जुड़ी हुई होती है। ये पत्ती एक छोटी सी डंडी से जुड़ी हुई होती है, यानी कि ये डंडी साथियों इस पूरी पत्ती को पकड़ी हुई रहती है। इसे क्या बोलते हैं साथियों, इस डंडी को? तो इस डंडी का नाम है पेटियोल्स। पेटियोल। मैंने कहा कि आपकी पत्ती साथियों जिस पतली सी डंडी से जुड़ी हुई होती है, उस पतली सी डंडी का नाम क्या है भैया, पेटियोल है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। देखिए अब भैया ये पतली सी की ये जो डंडी है साथियों, ये आगे जाके कुछ ऐसे जाती रहती है, यानी कि इस पत्ती को 2 बराबर भागों में बांटने वाले साथियों आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, जो कि पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में होती है, इसे कहा जाता है मिड रिब। इसे क्या कहा जाता है, मिड रिब कहा जाता है। बात क्लियर है? और पत्ती में साथियों कुछ इस तरीके से आपने बहुत सारी शाखाएं देखी होगी, इन्हें कहा जाता है साथियों वेन्स। ये है भैया वेन्स। बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई। और देखिए ये वाला जो भाग है साथियों, जहां से ये पत्ती वाला भाग स्टार्ट होता है, पत्ती बनना स्टार्ट होती है, तो इसे कहा जाता है बेस। इसे क्या कहा जाता है, बेस। और पत्ती का ये जो आगे आगे का जो नुकीला भाग होता है साथियों, इसका नाम है एपिक्स। ये पूरा भाग साथियों क्या कहलाता है, यहां से लेकर के यहां तक वाला ये जो पूरा भाग है साथियों, ये कहलाता है लेमिना। और साथियों ये पत्ती का ये जो वाला भाग है,
इसे कहते हैं भैया मार्जिन। ये जो आपको बाहरी भाग दिखाई दे रहा है साथियों पत्ती का, ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहा जाता है मार्जिन। बोलो, ये है साथियों आपकी पत्ती की संरचना। पत्ती की इस संरचना के साथियों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पत्ती को दो बराबर भागों में बांटने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। तो देखिए साथियों, आपकी पत्ती को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो संरचना है इसका नाम है भैया मिडरिप। पूछा गया है, पूछा जा सकता है। आपकी पत्ती जिस छोटी डंडी से जुड़ी हुई होती है साथियों, उस डंडी को क्या कहा गया है, उस पतली डंडी को क्या कहा गया है, तो उस पतली डंडी को कहा गया है साथियों पेटियोल्स। पत्ती का जो सबसे बड़ा भाग है साथियों, ये जो पूरा भाग है इसे कहा गया है लेमिना। ये भी पूछा जा सकता है। पत्ती का जो बाहरी भाग है साथियों, ये वाला, इसका नाम है मार्जिन। ये पूछा जा सकता है। पत्ती में साथियों अंदर की तरफ साथियों कुछ शाखाएं सी बटी हुई होती है। इन शाखाओं को क्या कहा जाता है, तो इन शाखाओं को कहा जाता है वेन्स यानी कि शिराएं। पत्ती का जो अंतिम जो नुकीला वाला भाग है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे एपिक्स कहा जाता है। जहां से पत्ती बनना स्टार्ट होती है साथियों, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो बेस कहा जाता है। डंडी को क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है। और साथियों तना का वह भाग कौन सा है साथियों जिससे पत्ती का निर्माण होता है, तो एक्जिलरी बड है। ये याद रखना है। एपिकल से तने का निर्माण होता है, रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया पादप के किस भाग से तने का निर्माण होता है, तो एपिकल से। पादप के किस भाग से साथियों जड़ का निर्माण होता है, तो रेडिकल से। और भैया तने के किस भाग से पत्तियों का निर्माण होता है, तो एक्जिलरी बड से। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे जाते हैं। बोलो, ये संरचना एक बार और बताऊं कि आपको समझ में आ गई। देखिए दोबारा से बताता हूं। यह है आपका तना। तना साथियों छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ होता है। इन छोटे छोटे भागों को कहा जाता है नोड। और इसी ही नोड से साथियों एक बड निकलती है जिसे एक्जिलरी बड कहा जाता है। ये साथियों तने का वह भाग है जिससे भैया पत्तियों का निर्माण होता है। ये एक्जिलरी बड आगे जाके साथियों ब्रांच में बटी हुई होती है और इसी ब्रांच से साथियों पत्तियां, फल, फूल, इन सभी का निर्माण होता है। ये आपकी पत्तियां है। आपकी पत्ती जिस छोटी सी एक डंडीनुमा संरचना से जुड़ी हुई होती है यानी कि टिकी हुई होती है साथियों, इस छोटी सी डंडीनुमा जो संरचना है इसे कहा जाता है पेटियोल। पत्ती को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो संरचना है साथियों उसे कहा जाता है मिडरिप। पत्ती का जो बाहरी भाग है साथियों इसे कहा जाता है मार्जिन। और पत्ती का ये जो बड़ा वाला भाग है साथियों पूरा, इसे कहा जाता है लेमिना। पत्तियों के अंदर जो शाखाएं बनी हुई होती है साथियों उन्हें कहा जाता है वेन्स। पत्ती का साथियों जो सबसे अंतिम भाग है, जो चोंच वाला हिस्सा है साथियों, वो होता है एपिक्स ये वाला, और ये होता है भैया बेस जहां से पत्ती स्टार्ट होती है। बस इन भागों के नाम ही साथियों आपसे घुमा फिराकर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बताओ भैया, आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं। और अब हम पढ़ते हैं साथियों किसके बारे में, पत्तियों के प्रकार के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना साथियों। रेलवे, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, एसएससी वगैरह में यहाँ से पत्ते वाला भाग और पुष्प वाला भाग साथियों दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं पत्तियों के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों हम बाहरी भाग के आधार पर। और साथियों पत्तियों का जो बाहरी भाग होता है, जैसे कि यह आपकी पत्तियां हैं, तो इसका ये जो बाहरी भाग है इसे कहा जाता है मार्जिन। इस बाहरी भाग यानी कि मार्जिन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है पत्तियों को। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। नंबर एक पर सिंपल
और नंबर 2 पर आता है साथियों कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। सिंपल यानी कि सरल पत्तियां और कॉम्प्लेक्स यानी कि संयुक्त पत्तियां। दूसरा पेन ले लेता हूं साथियों। देखिए भैया, बात यह आती है कि सरल पत्तियां तो क्या होती है और कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड पत्तियां क्या होती है। तो ऐसी पत्तियां साथियों जिनका जो बाहरी भाग है वो साथियों बिल्कुल सिंपल हो, जैसे कि ये जो बाहरी भाग है टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल, जैसे कि आम की पत्ती आपने देखी होगी, केले की पत्तियां आपने देखी होगी, जैसे कि पीपल की पत्तियां आपने देखी होगी। कुछ बिल्कुल सिंपल होती है। उसका ये बाहरी भाग है साथियों, ये मार्जिन वाला भाग है, ये कहीं से टूटा फूटा नहीं होता। लेकिन भैया कॉम्प्लेक्स और जो कंपाउंड लीफ होती है इनमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी कोई पत्ती है, तो उसका ये जो बाहरी भाग है साथियों, उसका जो बाहरी भाग है साथियों टूटा फूटा सा रहता है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि आपने देखा होगा नीम की पत्तियां, जो नीम की पत्तियां होती है साथियों, उनका जो बाहरी भाग है, जो मार्जिन वाला भाग है साथियों, वो टूटा हुआ रहता है। जैसे कि गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां भी साथियों कुछ इस तरीके से ही होती है। तो पत्तियों के प्रकार में साथियों सबसे पहले हमने पढ़ा बाहरी भाग के आधार पर यानी कि मार्जिन के आधार पर दो प्रकार की होती है, सरल पत्तियां और भैया संयुक्त पत्तियां। सरल पत्तियों में क्या होता है कि जो मार्जिन वाला भाग है साथियों वो बिल्कुल साधारण होता है, कहीं से उसमें टूट फूट नहीं होती। उदाहरण है साथियों जैसे कि आम की पत्तियां, केले की पत्तियां, पीपल की पत्तियां। कॉम्प्लेक्स की बात करें साथियों, संयुक्त पत्तियों की बात करें तो ये ऐसी पत्तियां होती है साथियों, इनका जो बाहरी भाग होता है मार्जिन वाला वो भैया टूटा फूटा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। जैसे कि नीम की पत्तियां आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना भैया, और गुलाब की पत्तियां। बोलो बात समझ में आई? ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सिराओं के आधार पर और पढ़ते हैं साथियों हम पत्तियों के दूसरा प्रकार। देखिए भैया, नंबर 2 पर बात करते हैं भैया हम आपकी जो सिराएं हैं, आपकी जो वेन्स है, इनके आधार पर। कैसे? मान लीजिए ये आपकी क्या है, पत्ती है, तो इनकी जो सिराएं होती है साथियों, ये वाली सिराएं, ये वाला जो शाखा है इन्हें कहा जाता है सिराएं। ये पत्तियों में सिराएं होती है। तो इनके आधार पर साथियों पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर 1 पर आता है साथियों एकांतर पत्तियां, और नंबर 2 पर आती है साथियों वध पत्तियां। अब ये एकांतर पत्तियां तो क्या होती है और जालिका वध पत्तियां क्या होती है, इनके बारे में समझते हैं। देखिए जो एकांतर पत्तियां होती है साथियों, ये पहली बात तो ये है कि थोड़ी ये लंबी होती है, और साथियों इनमें जो सिराएं होती है साथियों ये बिल्कुल समांतर होती है, कुछ इस तरीके से होती है, बिल्कुल सीधी होती है भैया। तो इस प्रकार की जो पत्तियां है साथियों वो कहलाती है एकांतर पत्तियां। अब इनके उदाहरण की बात करें तो आपने केला की पत्तियां देखी होगी साथियों, केला की जो पत्तियां है साथियों वो एकांतर पत्तियां है, यानी कि उनमें सिराएं है साथियों बिल्कुल सीधी होती है। जैसे कि गेहूं की पत्तियां, चावल की पत्तियां। याद रखना साथियों, रुको चलो एक मिनट, जालिकावध पत्तियों के बारे में समझ लेते हैं। साथियों इनकी पत्तियां लंबी होती है, और भैया इनकी पत्तियां होती है भैया, ये भैया छोटी होती है, कुछ इस तरीके से होती है,
छोटी होती है भैया, ये लंबी होती है, ये छोटी होती है। और इनके साथियों जो सिराएं होती है वो भैया जालीनुमा होती है, कुछ इस तरीके से बहुत सारी जाली जाली सी बनी हुई रहती है। ये छोटी होती है साथियों और इसमें बहुत सारी जाली सी सिराओं का जाल बना हुआ होता है इन पत्तियों के अंदर। अगर मैं उदाहरण की बात करूं साथियों, तो उदाहरण में आता है आम, जामुन, जामुन के अलावा मटर और चना। याद रखना साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होता है साथियों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक बीजीय पादप और दूसरा होता है साथियों द्विबीजीय पादप। द्विबीजीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि आम बताया था, मटर, चना, बादाम, एग्जाम्पल बताए थे ना मैंने। तो साथियों याद रखना, द्विबीजीय पादपों की जो पत्तियां होती है साथियों वो होती है जालिकाबद्ध पत्तियां। एक बीजीय पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप साथियों जिनके बीज को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे कि चावल को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है? नहीं। गेहूं को बांटा जा सकता है? नहीं। क्या केले को बांटा जा सकता है? नहीं भैया। तो ये एक बीजीय पादपों में कौन सी पत्ती होती है? एकांतर पत्तियां होती है। ये लंबी होती है, इनमें वेन्स कुछ इस प्रकार की होती है और इनमें वेन्स भैया जाल बनाती है, जालीदार होती है। तो बोलो भैया, ये आपका पत्ती वाला चैप्टर समाप्त हो गया। जो जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है साथियों वो मैंने आपको पूरी तरीके से करवा दिया। यकीन मानिए साथियों, मेरे द्वारा बताई हुई सभी बातें अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, सभी परीक्षाओं के लिए साथियों ये क्लास बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो साथियों प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी में हमारे 4 भाग कंप्लीट हो गए हैं, एक भाग और बचा है तना वाला भाग। जैसे ही साथियों मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा और ये चैप्टर हम जल्दी ही फिनिश करने वाले हैं। एक क्लास और लगेगी जिसमें हम तना के बारे में चर्चा करेंगे और साथियों हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बात क्लियर है? तो अच्छे से रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, माँ बाप की सेवा करो। बाय बाय।